हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संजू। आज जानने वाले हैं मेल जो पुरुष हैं उनको बांझपन क्यों होते हैं, उनके कुछ कॉजेस, और एंड में बताएंगे होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है और क्या परहेज करें ताकि मेल का जो इनफर्टिलिटी है उससे बचे और मेल बांझपन से बचे। तो ये मेरे हाथ में क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं डिस्कस करूँगी एग्जाम्पल के तौर पे। वीडियो को एंड तक देखेंगे और डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष बांझपन क्यों होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात कर लेते हैं कॉजेज़, कारण क्या है मेल बांझपन की यानी कि मेल इनफर्टिलिटी किस लिए होता है। तो स्टार्ट करेंगे हार्मोन से। हार्मोन यानी कि बॉडी में, मेल के बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं या बन ही नहीं रहे हैं तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं पुरुष को पुरुष बनाता है, यानी कि मेल को मेल बनने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काफ़ी रोल प्ले होता है। जब मेल 13-14 साल का रहता है तभी उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन निकलने लगते हैं, जिसके वजह से मेल बन पाता है, यानी कि उसके बियर्ड आते हैं, उसके दाढ़ी आते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स में हेयर ग्रोथ होते हैं, उसके वॉइसेस में चेंजनेस महसूस होगा, पर्सन को जो है सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा मेल को, और उसके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होंगे और उसमें जो है इन फ्यूचर उसके सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट होंगे और वो मेल पुरुष को पुरुष बनने में काफ़ी जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेल हार्मोन है ये। ठीक है, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है या एबनॉर्मलिटीज़ हो रहे हैं यानी कि बन ही नहीं रहे हैं तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मेल जो होता है उसके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, अंडर डेवलप रहेंगे, या फिर टेस्टिस नहीं बना या फिर अदर सेक्सुअल ऑर्गन नहीं बना तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। हार्मोन्स में और FSH LH भी होते हैं जो मेल के स्पर्म को यानी कि स्पर्म को बनाने में हेल्प करते हैं। FSH एंड LH अगर वो भी डिक्रीज़ हो रहे हैं तो भी इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। मेल में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है, अगर वो ज़्यादा बढ़ रहा है तभी भी इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। प्रोलैक्टिन अगर बढ़ रहे हैं तो प्रोलैक्टिन जो होते हैं नॉर्मल होना चाहिए, बट वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर उसमें इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं TSH, अगर ये भी बढ़ रहे हैं तो भी इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन जो होते हैं फीमेल में बहुत ज़्यादा बनेगा, मेल में थोड़ा कम बनेगा, और फीमेल के एक हार्मोन होते हैं, ये फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, बट मेल में भी पाए जाते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोजन भी अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तभी भी मेल में इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ रहे हैं तभी भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। ये हार्मोन के वजह से अगर इसके एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो हो सकते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जेनाइटल डिसऑर्डर, यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, जैसे कि गोनोरियल इन्फेक्शन, सिफिलिस इन्फेक्शन या फिर हर्पिस की इन्फेक्शन मेल में। ठीक है, इसी के साथ साथ उसमें ट्राइकोमोनास की इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या क्लैमिडिया की इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये अदर जो है इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये है कुछ इन्फेक्शन। अब कुछ बीमारी जान लेते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में, ओबेसिटी के केस में, और इसी के साथ साथ जो है पर्सन हाइपरटेंसिव है तभी भी हो सकते हैं, जो है इनफर्टिलिटी का कॉजेस हो सकते हैं। अदर डिजीज़ और भी कुछ बीमारियां हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है ये तो रही आपको कुछ हार्मोनल एंड इन्फेक्शन। अब बात करते हैं इजाकुलेटरी डिसऑर्डर, यानी कि जैसे जो है इजाकुलेशन होता है उसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, यानी कि जो निकलना चाहिए उस रास्ते में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, रुकावट तो नहीं आ रहा है, या फिर निकल रहा है फिर वो वापस तो नहीं जा रहा है, रेट्रो बैक तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो रास्ते में कुछ इजाकुलेशन के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या तो इजाकुलेशन बन रहे हैं, हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बट वो कहीं यूरिनरी ब्लडर में तो नहीं स्टोर हो जा रहा है। इसी के साथ साथ ये रहे इजैकुलेटरी डिसऑर्डर। इजैकुलेटरी डिसऑर्डर में प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर जो है स्ट्रिक्चर हो सकते हैं, यानी कि पतले नली हो सकता है जिसकी वजह से इजैकुलेशन ही नहीं हो रहे हैं, तो ये इजैकुलेटरी डिसऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो और कारण जो है आपके डॉक्टर बोलते हैं सीमेन एनालिसिस, यानी कि जो सीमेन एनालिसिस यानी कि जो स्पर्म है, कहीं स्पर्म में तो डिफेक्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं स्पर्म कम तो नहीं
नहीं बन रहे हैं, या स्पर्म में कुछ मोटालिटी तो कम नहीं हो रहे हैं, या फिर स्पर्म के क्वांटिटी तो कम नहीं हो रहे हैं, या लिक्विफिकेशन, स्पर्म में लिक्विफिकेशन हो रहे हैं, उसके टाइम में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं पीएच तो नहीं बढ़ गया है जिसकी वजह से पीएच बढ़ने से एसिडिक हो जाता है, जो प्रॉब्लम कर सकता है, स्पर्म को डेथ कर सकता है, मार सकता है, मीन्स उसको स्पर्म डेथ कर सकता है पीएच अगर ज़्यादा हो रहा है तो, ठीक है। और इसके साथ स्पर्म के स्ट्रक्चर में कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ तो नहीं आ रहे हैं, यानी कि स्पर्म एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में स्पर्म कैसे दिखता है, अगर उसके स्ट्रक्चर एक हेड है या टेल ही नहीं है, उसके हेड ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सीमेन एनालिसिस इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफर्टिलिटी मेल में देखेंगे तो ये अक्सर डॉक्टर जो होते हैं सीमेन एनालिसिस कराते हैं, तो ये एक इनफर्टिलिटी होता है जिसमें कि स्पर्म कम बन रहे हैं, जिसमें कि शुक्राणु जो होते हैं कम बन रहे हैं, और या फिर उसके मोटिलिटी जितना स्पीड होना चाहिए उसमें वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तब इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ रहे। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं डॉक्टर आपसे। अगर आप मेल हैं, इनफर्टिलिटी हो रहा है, तो आप जाते होंगे तो आपको सीमेन एनालिसिस कराते हैं, रूटीन सीमेन एनालिसिस, जिसमें कि मैं बता दी, जिसमें कि स्पर्म के काउंट देखा जाता है, उसके लिक्विफिकेशन कितने समय में वो लिक्विफाई हो रहे हैं, यानी कि गाढ़ा होता है बट उसके कुछ समय होते हैं जो उतने में वो थोड़ा सा पतला हो जाना चाहिए, तब वो टाइम में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या पीएच तो नहीं बढ़ा है, उसका काउंट तो डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, या फिर उसका स्पीड तो कम नहीं हुआ है। इसी के अलावा उसके स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सीमेन एनालिसिस के कलर क्या है, ठीक है, क्वांटिटी कितना है, ये सारे देखे जाते हैं। नेक्स्ट उसमें VDRL टेस्ट कराते हैं, कोई विनरल डिजीज़ तो नहीं है। उसी के अलावा MT टेस्ट कराते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का टेस्ट कराते हैं। इसी के साथ साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखेंगे तो ब्लड शुगर रैंडम करा के देखेंगे, ठीक है, इस केस में भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब उसमें जो है हार्मोनल टेस्ट कराएंगे, हार्मोनल टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का देखेंगे कहीं घट बढ़ तो नहीं गया है, या फिर LSH FSH प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन की कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। इसी के साथ साथ पर्सन हाइपरटेंसिव तो नहीं है। सीमेन एनालिसिस करा के ये सारे सेकेंडरी में देखेंगे। ये सारे टेस्ट कराने के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है टेस्टिस का, और आप बायोप्सी भी करा सकते हैं, ठीक है, बायोप्सी भी कराने के बाद जो है अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराएं, ठीक है। ये सारी चीज़ कराने के बाद अब इसमें कुछ मैनेजमेंट जान लेते हैं, उसके बाद ही मैं होम्योपैथिक सॉल्यूशन बताऊंगी। मैनेजमेंट पे देखिए, अल्कोहल, स्मोकिंग, बीड़ी, पान, गुटखा, मसाला जो होता है इसे अवॉइड करना चाहिए, और टाइट क्लोथिंग नहीं करना चाहिए मेल को, ताकि टेम्परेचर जो है नॉर्मल रह सके, बिकॉज ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहने की वजह से शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, डेथ होने का चांसेस रहता है। इसलिए जो स्कोटम होता है वो एब्डोमेन में नहीं रहता है, मेल के जो है कुछ ऐसा बना है कि स्कोटम जो होता है वो स्कोटम नीचे है, ताकि वो जो स्पर्म है वो नॉर्मल टेम्परेचर में रह सके, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर स्कोटम का कम रहता है, इसलिए टेम्परेचर उसका ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, टाइट क्लोथिंग नहीं होना चाहिए। बीड़ी, पान, गुटखा, मसाला को अवॉइड करेंगे। मैनेजमेंट में जो है आप विटामिन ई जो होते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे बीज जो होते हैं, बीज वाले सीड्स जो होते हैं उसमें विटामिन ई ज़्यादा मिलते हैं, और स्पर्म को बनाने में विटामिन ई का काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले होता है। और उसी के साथ साथ इसलिए बोला जाता है स्प्राउट्स खाएं, ठीक है। साइट्रस फ्रूट्स थोड़ा कम, फ्रूट्स जो होते हैं जैसे एस्कॉर्बिक एसिड्स फ्रूट्स जो होते हैं, यानी खट्टा वाला जो फ्रूट्स होता है थोड़ा कम खाएंगे, इसलिए क्योंकि पीएच जो होता है बढ़ जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म डेथ कर सकता है। और इसी के साथ साथ अब इसमें जो है कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन में बताऊँगी जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो 1 बाय 1 जानते हैं होम्योपैथिक सॉल्यूशन बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन में स्पर्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जैसे लाइकोपोडियम हो गया। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में सुबह शाम जो है तो 2 ड्रॉप्स लेंगे 15 डेज़ के लिए, उसके बाद मेडिसिन को स्टॉप करेंगे और सिम्टम्स देखेंगे उसमें क्या बदलाव है आपके डॉक्टर के सुपरविजन में। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो पर्सन है समय से पहले ओल्ड एज होने लगता है, बाल पकने लगते हैं और उसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, और पर्सन पतला दुबला है और थीन है, और इसमें जो है स्पर्म की जो है प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो लाइकोपोडियम 30 काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बात कर लेते हैं एसिड फॉस जो होते हैं क्यू में लेंगे 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग पानी में मिला के उसको। एसिड फॉस जो होता है पर्सन का बाल जो है प्री मेच्योर ग्रेइंग, और फिर उसके बाल बहुत ज़्यादा पकने लगते हैं और वो उसके कमजोरी रहते हैं शारीरिक और मानसिक, और ऐसे कंप्लेन हैं पर्सन बहुत ज़्यादा जो होता है थकावट महसूस करता है और उसको भूख
भूख प्यास नहीं लगती है और पर्सन जो है बहुत ही मेंटली एंड फिजिकली वीकनेस महसूस है। एसिड फोर्स क्यू काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब बात कर लेते हैं सेलेनियम की। स्पर्म को बनाने में सेलेनियम एक ऐसे एलिमेंट है जो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। सेलेनियम 30 पोटेंशियम में 4 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर ए मंथ लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है ये। आप कोई भी मेडिसिन के साथ इसको फॉलो कर सकते हैं बिकॉज स्पर्म को बनाने के लिए सेलेनियम का काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलेडियम। टोबैको पर्सन जो है टोबैको च्यूइंग करता है और बीड़ी पान गुटखा मसाला खाता है तो टोबैको 30 जो होता है सुबह शाम 2 ड्रॉप्स लेंगे फॉर ए मंथ, बहुत ही इफेक्टिव है। स्पर्म क्वांटिटी को जो प्रॉब्लम हुए हैं, डिफेक्ट हुए हैं या फिर जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कैलेडियम 30 पोटेंशियम में लेंगे। सेलेनियम की भी बात कर ले, कैलेडियम की बात। अब जिंकम मेटालिकम भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो है हेल्पफुल रहते हैं स्पर्म के में बनाने में, फॉर्मेशन में या बॉडी के जो है बॉडी के एब्नॉर्मलिटीज़ में उसको सुधारने के लिए हेल्प करता है जिंकम मेटालिकम। और बात कर लेते हैं क्यूप्रोम मेटालिकम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके साथ साथ कोनियम भी है, ग्लैंड पे अच्छा वर्क करता है। कोनियम का काफ़ी अच्छा रोल प्ले होता है ग्लैंड पे, बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये कुछ मेडिसिन है। अश्वगंधा क्यू लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है। वो उसमें जो होते हैं कमजोरी रहेंगे और स्पर्म क्वांटिटी डिक्रीज रहते हैं। उसी के साथ साथ अश्वगंधा जो होता है बहुत ही इफेक्टिव है अगर इसके सिम्टम्स मैच करते हैं तो। नेक्स्ट डमियाना क्यू हो गए, बहुत ही इफेक्टिव है अगर जो होते हैं पर्सन को वीकनेस हो रहे हैं और उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहे हैं, स्पर्म क्वांटिटी जो होते हैं कम है तो डमियाना क्यू भी बहुत ही इफेक्टिव है। इसी के साथ साथ जिनसेंज हो गए हैं, बुफोराना हो गए हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन बने हैं। ये कुछ मेडिसिन मैं बताई जो बहुत ही इफेक्टिव है। एग्नस कास्टस की बात कर लें, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस है, उसको मेंटल एंड शारीरिक कमजोरी हो रहे हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये सारे कुछ जो है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आपको मेडिकेशन देंगे, वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा और अपनी बीमारी से बच सकेंगे। अगर आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है, मेल में बांझपन हो रहे हैं तो डायग्नोसिस कराएं, अपने बांझपन का इलाज कराएं एंड होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी सॉल्यूशन है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड मेडिकेशन स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन जो है हार्मफुल होता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन को स्टार्ट करें। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और टॉपिक पे। और यस, जो चीज़ें मैं अवॉइड करने के लिए बोली हूँ लाइक अल्कोहल, बीड़ी पान गुटखा मसाला एंड साइट्रस फूड थोड़ा कम खाएंगे। इसी के साथ जर्मिनेटेड सीड्स खाएंगे, जैसे कि आप स्प्राउट्स बना के रात में भिंगा लें और सुबह खाएं तो बहुत ही इफेक्टिव रहता है स्पर्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एंड मेल में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो क्योर करने में हेल्प करता है। So that's all for today and hope this video makes sense to you and please like, subscribe and share. Bye bye and take care.